आपके पास जो पेशेंट आते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कितना खर्चा करके आए होते हैं? लगभग वो लीवर में तो 40 to 50 lakhs एंड इन किडनी लगभग वो 30 to 40 lakhs खर्च करके आए होते हैं। प्रॉब्लम है नींद ना आने की। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, अभी नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आजकल की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है कि हमें लेट सोना है क्योंकि हम फोन को देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फिर हम लेट उठेंगे। अगर अपना पूरा सर्काडियन क्लॉक आपने खुद ही खराब कर लिया, फिर अब जाते हो एलोपैथिक में तो वो एक पक्की नींद की गोली लगा देंगे। ग्रीन टी पियो और पेट अंदर अपने आप ही चला जाएगा, ऐसा भी है? सिर्फ ग्रीन टी पीने से ही पेट अंदर नहीं जाता, हमें साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी। इसकी देसी दारू और हल्दी दोनों मिला के ली जाए तो इसे गठिया का इलाज होगा। इसे गठिया का इलाज नहीं होगा, इस उल्टा आई थिंक हमें अपना इलाज करवाना पड़ेगा। कि जो आयुर्वेद है, होम रेमेडीज होती है सारी, हमारे दादी नानी के नुस्खे होते हैं। Okay. दादी नानी के नुस्खे तो अच्छी बात है, बट जो आयुर्वेद है इट इज टोटली साइंटिफिक, इट इज टोटली डॉक्यूमेंटेड है, पूरा सिस्टमेटिक स्टडी होता है। सोचो अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज बहुत टाइम से पड़ी हुई है, बाहर ही पड़ी हुई तो वो सड़ जाती है, गल जाती है, अगर बॉडी के अंदर होगी तो उसको क्या नुकसान करेगी। ओम आरोग्यमस्तु, स्वागत है आपका हमारे द हीलिंग माइक के एक नए एपिसोड में, जहां पे हम बात करते हैं असली इलाज की और उस ज्ञान की जो सदियों से हमारे साथ है। लेकिन क्या हम उस ज्ञान को सच में जानते हैं? आज हम बात करने वाले हैं उन मिथ्स की और उन गलतफहमियों की जो बहुत सारे लोगों के मन में है। आजकल लोग मानते हैं कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है और ये तो सिर्फ घरेलू नुस्खा है, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि आयुर्वेद के पीछे तो कोई साइंस ही नहीं है। लेकिन इन सभी मिथ्स का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जसप्रीत, जो पिछले 9 साल से आयुर्वेद की फील्ड में काम कर रही है और ये हिम्स हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स को डील करती है। तो प्लीज वेलकम डॉक्टर जसप्रीत। ओम आरोग्यमस्तु डॉक्टर जसप्रीत। ओम आरोग्यमस्तु, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। स्वागत है आपका आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मेरा नाम डॉक्टर जसप्रीत है एंड मुझे टोटल 9 years का एक्सपीरियंस है एंड आई एम वर्किंग इन हेम्स। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे स्पेशल कैंसर पेशेंट्स को देख रही हूँ एंड इसके साथ साथ मैंने पहले किडनी के पेशेंट्स और डायबिटीज, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स भी देखे हैं स्पेसिफिकली, एंड अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो कैंसर के ऊपर काम कर रही हूँ। डॉक्टर जसप्रीत, क्या आप हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहती थी? जी सोनिया जी, मैं हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहती थी क्योंकि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था। जब भी मैं देखती थी, जब मैं कहीं पर जाती थी तो आई जस्ट फील कि जब डॉक्टर एक जाता है तो उनकी क्या वैल्यू रहती है। एक लोगों के मन में ना एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच रहता है उनके प्रति एंड बहुत ही उनको ये रहता है कि जैसे आफ्टर द गॉड, अगर हम किसी को मानते हैं यहाँ पे दैट इज द डॉक्टर, बिकॉज आफ्टर गॉड हमें लगता है कि भगवान के अलावा जो हमें कोई बचा सकता है तो वो डॉक्टर ही है। जब हमें छोटी सी भी तकलीफ होती है, बड़ी से लेके छोटी सी भी जब होती है ना, तब हम सबसे पहले बात हम डॉक्टर के पास ही भागते हैं। सो इसमें 2 चीजें हो जाती है, आप अपना एक अच्छा एक्सपर्टीज पे काम भी करते हो और साथ में लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी भी बनाते हो और एक तरह का जैसे हम बोलते हैं कि हमें लोक सेवा करनी है ना, तो बहुत ही पॉजिटिव ये फील्ड है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ आप काम करते हो एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक नाउ आई एम अ डॉक्टर, मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो चुका है। तो आयुर्वेद में आने का कैसे सोचा? क्योंकि लोग, मुझे लगता है कि बचपन से ही जो लोग सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस उनके दिमाग में सबसे पहले आता है, तो आपके मन में बीएमएस कैसे आया? डेफिनेटली यहाँ पे ना मैं एक स्टोरी है मेरी छोटी सी, मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे हम सभी छोटे होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ज्यादातर हम हमेशा एलोपैथी के पास ही जाते हैं जैसे आपने बोला। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ कि हमारे जैसे मैं हूँ श्री मुक्तसर साहिब से, तो वहाँ पे ना हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं काफी, लाइक जो बीएमएस है। जब हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम होती थी हम हमेशा जाते थे पहले एलोपैथी के पास, तब मैंने रियलाइज किया कि वहाँ पे बहुत ही शॉर्ट टर्म एक ट्रीटमेंट रहता है, मतलब आपने एक दवाई खाई वो ठीक हो गया, वो फिर से हो जाता है, तो रिकरेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। एंड मेरे को जो स्पेसिफिकली इश्यूज रहते थे वो स्किन इश्यूज रहते हैं, नॉट बिकॉज विद मी, मतलब ये सभी को होते हैं, बिकॉज अडोलसेंस एज है तो सभी को स्किन प्रॉब्लम्स रहती रहती है, बिकॉज जो हमारे हार्मोन्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं उस टाइम पे। तो उसके इस दौरान मुझे एक आयुर्वेद डॉक्टर के बारे में पता लगा था और जब मैं वहां पे गई उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ दवाई ही नहीं दी, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा और इसके साथ साथ कुछ चीजें जैसे कि योगा करना, थोड़ा मेडिटेट करना एंड बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है जो हम अपने खाने के थ्रू ही हम चेंज कर सकते हैं। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि मतलब डॉक्टर डजंट मीन्स कि आपको जो सिर्फ दवाई दे रहा है, डॉक्टर मीन्स हम आपको सभी तरह से इलाज करना है।
जो पेशेंट है वो हर तरीके से ठीक हो सकता है। मतलब तभी से भी आपने सोचा कि मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है जो मुझे ओवरऑल में जो पेशेंट्स को मैं केयर करा सकूं। यस, तो उसके बाद में फिर मैंने डिसीजन लिया, मैंने अपनी डिग्री की एंड नाउ आई एम हियर। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे जैसे आयुर्वेद की आज का जो एपिसोड है, आज स्पेशल हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं क्योंकि आयुर्वेद को लेके लोगों के मन में बहुत सारी डाउट्स भी हैं। मतलब लोग आयुर्वेद से दूर है आज भी। Yes. है तो ये अपने देश की पैथी है, बट स्टिल आयुर्वेदा को लोग इतना ज्यादा मानते नहीं है। और जब भी किसी को कोई बीमारी है तो सबसे पहले लोग यही सोचते हैं। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर बुखार हो रहा है तो मेरे मन में सबसे पहली चीज वही आती है कि पैरासिटामोल खानी है। सिर दर्द हो रहा है, चलो एनासिन या डिस्प्रिन खा लो, पहले यही है। पर आयुर्वेद में लोग नहीं आते हैं, तो इसी चीज पे आज हम बात करने वाले हैं। तो आज हम इस एपिसोड में बहुत सारे मिथ्स की बात करने वाले हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के मिथ्स अपने पास इकट्ठे रखे हैं। कुछ मेरे मन में भी थे और कुछ मैंने लोगों से भी, जो हमारे कमेंट्स जो करते हैं लोग, उनसे भी मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं। तो सबसे पहला जो मैक्सिमम लोगों के मन में आता है और मेरे मन में भी है कि आयुर्वेदा बहुत स्लो काम करता है। Okay. ये सबसे बड़ा मिथ है। एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि बिकॉज आई एम वर्किंग इन द हिम्स से हमें पता चलता है आचार्य मनीष जी के बारे में। एंड आचार्य मनीष जी ने ये साबित कर दिया है कि जो आयुर्वेद है वो स्लो नहीं है। हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, आप देखो कि हमारे पास 72 आवर्स रिवर्सिबल पे पेशेंट्स आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां जिन पेशेंट की 18-18, 20-20 दवाई चल रही होती है, हमने खुद बंद करवाई है। जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आपने मेडिसिन नहीं लेनी, जैसे बीपी है, शुगर है, हम उनको कैसे चेंज कर रहे हैं, हम उनको कुछ अपनी दवाई नहीं दे रहे हैं। वहां पे अगर हमने एलोपैथिक या कुछ और मेडिसिन उनकी बंद करवाई, डजंट मीन दैट हम अपनी कोई मेडिसिन दे रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ लाइफस्टाइल, विद द हेल्प ऑफ डाइटरी हैबिट्स एंड कुछ उनको और भी चीजें बताते हैं, नेचुरल थेरेपीज, जैसे कि नीम करेला थेरेपी है, बहुत अच्छा काम करते हैं। विद इन 3 days पेशेंट की जो ब्लड शुगर लेवल है एंड उनका जो बीपी रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। आप फर्स्ट डे पे देखोगे, जब वो हमारे पास आते हैं तो फर्स्ट डे पे ही उनकी जो फ्लक्चुएशन रहती है, जैसे कि वो कम हो जाता है, तो वो हमें देखने को मिलता है। Okay. ऐसा कोई पेशेंट, मतलब आपके पास कोई स्टोरी हो लाइव, कोई पेशेंट जिसकी सबसे जल्दी आराम आया? मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं। मैंने जो लास्ट टाइम मैं गई थी, पंचकुला में गई थी हमारे हॉस्पिटल में। पंचकुला में भी हमारा हॉस्पिटल है जो वन ऑफ द 6 बड़े हॉस्पिटल्स में से एक है। एंड वहां पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे। एक मेरे पास पेशेंट थी हरप्रीत कौर। वो मुझे इसलिए याद है बिकॉज वो एटलीस्ट 20 मेडिसिन ले रही थी, जो मैंने खुद काउंट भी करी है। बिकॉज जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो बहुत ही डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग होती है, तो वो 20 मेडिसिन ले रहे थे। तो जब वो मेडिसिन ले रहे थे तो मैंने देखा हर चीज की मेडिसिन चल रही थी, बीपी, शुगर, थायराइड, और साथ में उनको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि कुछ यूट्रस के रिलेटेड थे, कुछ डाइजेशन के रिलेटेड थे, हाइपर एसिडिटी की मेडिसिन वो ले रहे थे। जब वो हमारे पास आए, तो हम जैसे काउंट करते हैं, जैसे डे 0 आप हमारे पास आए हो, नेक्स्ट डे मैंने उनको बोला कि मैम आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, हमें टेपर ऑफ करनी होगी, हम मेडिसिन नहीं देंगे आपको। तो मेडिसिन छुड़वाने से पहले कुछ करते हैं कि डायरेक्टली मेडिसिन छुड़वा देते हैं? नहीं, जब वो आती है हमारे पास तो डेफिनेटली कुछ थेरेपीज रहती हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया नीम करेला थेरेपी, ये बहुत अच्छा काम करती है डायबिटीज के ऊपर। सिमिलरली जो हम डीआईपी डाइट यूज कर रहे हैं, देखो डाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत लोग समझते हैं ना सिर्फ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा लो ये डाइट होगी। नहीं, डाइट में हमारे डीआईपी डाइट होते हैं। इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये बॉडी की एज, वेट एंड आपकी हाइट के अकॉर्डिंग रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 70 है या 60 है तो आप उस अकॉर्डिंग रहेगा, ऐसा नहीं। इट इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर हमने बोला डीआईपी डाइट, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हम ये यूज कर रहे हैं, वो बोलते हैं हमें जैसे फर्क नहीं आया। फर्क क्यों नहीं है? बिकॉज आपने हमसे पूछा नहीं है ना, आपने बस उसको देखा और आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया। तो वो बहुत ही स्पेसिफिक रहता है। हमने उनके अकॉर्डिंग उनका पूरा डाइट प्लान बनाया, उनके अकॉर्डिंग उनकी थेरेपीज, जैसे शिरोधारा थी, बस्ती थी, नीम करेला थेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपीज थी हमारी, हॉट वाटर इमर्सन थेरेपी होती है, तो अलग अलग तरह की थेरेपीज है हिम्स में। तो उन थेरेपीज की हेल्प से प्लस डाइट की हेल्प से उनकी जो बीपी और शुगर की जो मेडिसिन है बिल्कुल ही छूट गई है। जब वो हमारे पास थे 18-20 मेडिसिन ले रहे थे, तो डे 1 से उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी। एंड शी वाज वेरी हैप्पी जब वो यहाँ से जा रहे थे कि बिना इतनी सारी मेडिसिन लेके आए थे, लेकिन जब वो वापस गए हैं कोई मेडिसिन नहीं लेके गए। एंड उनका जो टोटल हमने बना के दिया कि आपको इस तरह से लाइक डीआईपी डाइट को फॉलो करना है, या कुछ थेरेपीज है जो आप घर पे बैठ के कर सकते हो, उसको फॉलो करना है। एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी, टोटली फाइन है, कोई मेडिसिन नहीं ले रही, सारी मेडिसिन छूट गई विद इन 3 days। 3 दिन में? तो मतलब अब ये एक्चुअल में ये मिथ है कि आयुर्वेदा स्लो नहीं है। आयुर्वेदा स्लो नहीं है, ये सब हमारा वहम है। आप एक बार हिम्स में आओ, हिम्स के साथ जुड़ो, देन यू विल गेट टू नो कि आयुर्वेदा कितना फास्ट काम करता है। एंड आचार्य जी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताते रहते हैं। जैसे वो बताते हैं कि सुबह उठ के आपको कड़ी पत्ता खाना है, इट इज वेरी गुड। अब देखो वो कड़ी पत्ता खाने से, या फिर जैसे आप सुबह उठ के डिटॉक्स वाटर ले रहे हो, तो आपको विद इन अ वीक फर्क पता चल रहा है।
सो विद इन अ वीक पेशेंट हमें बताते हैं कि विद इन अ वीक उनको कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सबको खाना चाहिए? डेफिनेटली देखो सबको खाना चाहिए जैसे, बट ये ना हर रोज नहीं खाना चाहिए। देखो आचार्य जी भी वीडियोस में बोलते हैं, है ना, तो पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं उनको भी बताती हूँ कि जैसे आप 2 दिन खाओ 1 दिन छोड़ दो, 2 दिन खाओ 1 दिन छोड़ दो, बिकॉज जब आपको कोई भी चीज का नहीं पता है एंड यू जस्ट वांट टू टेक इट बिकॉज आप हेल्दी हो और हेल्दियर रहना है, तो वो रेगुलर वे में नहीं लेना है, कुछ टाइम पीरियड के लिए लो फिर छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं भी जैसे डिटॉक्स वाटर यूज करती हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे पता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, थोड़ा टाइम लेती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, तो अब आपकी मर्जी है, आप बीच में कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू हमें करते रहनी है चीजें, इफ यू आर परफेक्टली फाइन। तो सो आई गॉट द आंसर कि आयुर्वेदा स्लो नहीं है। ओके, अगला मिथ है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है सबके लिए सेम होती है, कोई कुछ भी खा ले, जवान बूढ़ा यंग कोई भी होगा, सबकी मेडिसिन सेम होती है, तो ऐसा सच में है? नहीं, ये भी टोटली मिथ है। आयुर्वेदा की मेडिसिन कभी भी सेम हो ही नहीं सकती है, हम सबकी अलग अलग प्रकृति रहती है, तो अकॉर्डिंग टू प्रकृति आपकी जो मेडिसिन है उसकी डोज जो है वो डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा सा यस, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास 3 पेशेंट आए हैं एंड उन तीनों पेशेंट्स को लूज मोशन की दिक्कत है, लेकिन एक पेशेंट होगा जिसका वात डोमिनेंट होगा, वात एलिमेंट, एक पेशेंट होगा जिसका पित्त डोमिनेंट होगा और एक होगा जिसका कफ डोमिनेंट होगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देनी। तीनों को हम एक जैसे मेडिसिन नहीं दे सकते। सो आपकी पूरी एलिमेंट्स को बैलेंस करना होता है और साथ में अकॉर्डिंग टू द एज हमें डिसाइड करना होता है। सबके लिए सेम मेडिसिन नहीं, आयुर्वेदा सबके लिए सेम नहीं हो सकता। एंड मेरा यही एक रिक्वेस्ट भी रहेगी सभी को कि हमें कभी भी सुन के कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, बिकॉज वो एक चीज अगर एक पर्सन को इफेक्ट आ रहा है फिर हम बोलते दूसरों को इफेक्ट नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज यू डोंट नो योर प्रकृति। अगर आपको आपकी प्रकृति नहीं पता तो आप फिर कैसे खुद को चेंज कर पाओगे? बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। इसके अलावा जैसे अभी एक और मिथ है कि जितनी भी हर्बल चीजें होती है, हर्बल मेडिसिन, वो सब आयुर्वेदा होती है, ऐसा भी है? नहीं, ये भी टोटली मिथ है। एक्चुअली आयुर्वेदा हर्बल है, बट हर्बल होने के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसको बोलते हैं, जैसे आयुर्वेद में वर्ड आता है काष्ठ औषधियां, ठीक है, इसमें क्या रहता है, हमारा जैसे रस शास्त्र होता है, हमारा विशेषज्ञ कल्पना होता है जिसमें मेडिसिन के बारे में ही बताया गया, लाइक दीज आर द बुक्स ऑफ आयुर्वेदा। तो उसमें स्पेसिफिकली मेडिसिन के बारे में ही बताया गया। एक इस तरह की मेडिसिन होती है जो हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड पे रखते हैं, और कुछ इस तरह की मेडिसिन होती हैं जैसे कि जो हम नेचुरल चीजों से बनाते हैं या लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में जैसे सी सेल्स मिलते हैं, आपने देखा होगा जैसे पर्ल होता है, उसमें भी मुक्ता पिष्टी, है ना, या जैसे इस तरह की आपने मेडिसिन का नाम सुना होगा, तो वो भी तो एक आयुर्वेदा का नेचुरल रिसोर्स ऑफ मेडिसिन है। जो भी चीजें हैं सारी नेचुरल होती हैं, बट नॉट ओनली अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स है, अच्छी बात है, ठीक है, तो लेकिन इसके साथ साथ जैसे कुछ सामुद्रिक द्रव्य भी रहते हैं, उसी तरीके से अलग अलग द्रव्य का हमारा पूरा डिटेल्ड स्टडी है, बहुत ही वास्ट स्टडी है, तो उसमें हर तरह की यूज करते हैं। होती है सोन, मोती भस्म, सोन भस्म, ऐसा कुछ इसमें भस्म भी होती है, उसको हम थोड़े से एलिमेंट्स में लेके आ सकते हैं, जैसे कि हम मरकरी भी यूज करते हैं, ठीक है, पारद जैसे हम उसको बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे द्रव्य जो यूज करते हैं, बट लोगों को लगता है कि जो मरकरी है, एक टाइम पे था जब मरकरी बैन भी था, बट आफ्टर दैट लोगों को पता लगा कि वी आर नॉट यूजिंग मरकरी एज इट इज फॉर्म। उसका टोटली शोधन होता है, मारन होता है, उसके टोटल प्रोसीजर होते हैं प्योरिफिकेशन के। प्योरिफिकेशन करने के बाद बहुत ही एक एक्चुअल मात्रा में, बहुत एग्जैक्ट मात्रा में उसको यूज किया जाता है इन मेडिसिन। अब जैसे कई लोग मानते हैं कि जो आयुर्वेद है होम रेमेडीज होती है, सारी हमारे दादी नानी के नुस्खे होते हैं। ओके, दादी नानी के नुस्खे तो अच्छी बात है, बट जो आयुर्वेदा इट इज टोटली साइंटिफिक, इट इज टोटली डॉक्यूमेंटेड है, पूरा सिस्टमेटिक स्टडी होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि टोटली होम रेमेडीज है। होम रेमेडीज आर वेरी डिफरेंट, आयुर्वेदा इज वेरी फार एंड वेरी इम्पोर्टेंट देन इट। जैसे क्या होता है बचपन में, अगर मुझे भी जैसे खांसी हो जाती थी तो मेरी दादी ना एक वो नहीं होता जो चीनी वाला, जो क्या बोलते हैं उसको, बूरा बोलते हैं, चीनी को पीस के जो बनता है वो क्या होता है, तो उसमें देसी घी डाल के, काली मिर्च डाल के उसको गर्म करके वो खिला देती थी और उससे खांसी ठीक हो जाती थी। तो ये भी आयुर्वेद का पार्ट है। देखो ये सारी चीजें ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नेचुरली यूज कर लेते हैं, बिकॉज आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे द्रव्य आप उसको ना एक ही कंटेंट में यूज कर सकते हो। बट अब अगर हम मेडिसिन में जाओगे तो हम 3-4 द्रव्यों को, औषधियों को मिला के कोई दवाई बनाते हैं जो कि एक्चुअल में काम करती है आपके रूट कॉज के ऊपर। क्योंकि लोगों को यही लगता है कि जो नुस्खे यूज करते हैं, जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, खांसी हो गई, तो जैसे फिर मेरा ये कहना है कि अगर सारे नुस्खे ही काम करते होते तो आज फिर हमें आयुर्वेदा डॉक्टर की जरूरत ही ना पड़ती। बट इन रियलिटी आयुर्वेदा इतना बड़ा है, अभी वर्ल्ड वाइड मतलब फेमस है, अभी ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता आयुर्वेद के बारे में, सभी लोगों को नॉलेज
नॉलेज हो रही है, सभी लोग उसकी तरफ आ रहे हैं ना, अगर छोटी छोटी चीजें ही काम करती तो कभी बड़ी बीमारी होनी ही नहीं थी। ठीक है, ये भी एक फैक्ट है। अगर इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं आयुर्वेदा हमारी सोच से बहुत ऊपर है। कभी रिम्स हॉस्पिटल में जैसे अभी आप काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कैंसर पेशेंट्स आपके पास आते हैं, किडनी पेशेंट्स भी आते हैं, तो कभी किसी पेशेंट ने बताया आपको कि उसने अब तक क्या क्या घरेलू नुस्खे यूज कर लिए, ट्राई कर लिए? ये डेफिनेटली बहुत सारे लोग करते हैं, जैसे कि सुन के कुछ भी, जैसे दालचीनी का कुछ भी काढ़ा यूज कर लिया, जो सौंफ, इलायची, इन सब चीजों को बहुत मिक्स करके यूज करते हैं। बट एक्चुअल में क्या है, ये सारी चीजें काम करती है, लेकिन तब काम करेंगे जब आपको आपकी प्रकृति का ज्ञान होगा। अगर आपको आपकी प्रकृति का ज्ञान है तो इससे क्या है, इससे ना कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, फिर वो नेगेटिव बोलते हैं इस चीज के बारे में। सो हमें पहले पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिर ही हम बात कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो वही है इसमें। ओके। और लोगों को मतलब अगर मैं पूछूं कि जैसे अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रकृति कौन सी है, कैसे लोगों को कैसे पता चले इनकी प्रकृति? या ये डॉक्टर ही बताएगा आपको, बिकॉज ऑब्वियसली जो डॉक्टर ने इतने साल से पढ़ाई करी है वही आपको बता पाएंगे। हम जज नहीं कर पाते, बिकॉज जो प्रकृति रहती है वो दो तरह की रहती है, एक होती है शारीरिक, एक होती है मानसिक। शारीरिक जो होती है हम लोगों के जैसे फिजिक्स से मतलब उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी सी बताऊंगी एक चीज, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अगर कोई पर्सन बहुत ही उसकी हाइट लंबी है और उसका जो कलर, आपने देखा होगा ज्यादातर जो लंबी हाइट वाले उनका कलर कम्प्लेक्शन थोड़ा डार्कर वाली साइड होता है, तो वात एलिमेंट उनमें प्रधान रूप से होता है। अगर किसी की मीडियम हाइट है और एक्ने, पिंपल्स, मूल ज्यादा रहते हैं, वो पित्त प्रकृति का लक्षण रहता है। और जो कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं अक्सर उनका कलर बहुत फेयर होगा एंड उनकी हाइट बहुत छोटी होती है, लेकिन नॉर्मल से भी जैसे छोटी हाइट रहती है। तो ये जैसे मैंने एक बताया आपको लक्षण। इसी तरीके से जब हम प्रकृति देखते हैं, बिकॉज किसी भी इंसान की एक प्रकृति नहीं होती है, प्रकृति आपके तीनों दोषों को मिलके ही बनती है, वात, पित्त और कफ को। ऐसा रहता है जैसे हम बात कर सकते हैं लाइक पित्त प्रधान, वात मध्यम, कफ हीन, मतलब उसमें पित्त बहुत ज्यादा है, फिर वात जो है कम है और कफ सबसे कम है। इस तरह से तीनों ही है, होते तीनों ही है, एक प्रधान रहता है। और इसी तरीके से आपकी मानसिक प्रकृति को भी इसी तरीके से हम देखते हैं। जो लोग वात प्रकृति वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत चंचल मन के होते हैं। आपने देखा होगा ना, कई लोग ऐसे होते हैं टिकते ही नहीं है, मतलब मुझे इधर जाना उधर जाना, ये भी काम करना वो भी काम करना, उस तरीके से। जो पित्त वाले होते हैं वो पित्त की बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो मतलब दे नो व्हाट टू डू। एंड वो जो ऐसे लोग होते हैं वो जल्दी कहीं बात नहीं करेंगे तो गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन जब भी वो करेंगे उनका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, फिर आप उनके सामने बोल भी नहीं पाते। और जो कफ वाले होते हैं वो बहुत ही लेजी होते हैं कि चलो ठीक है आज नहीं काम किया, हम कल काम कर लेंगे। तो साइन है आपकी प्रकृति, ये थोड़ी थोड़ी साइन है, आप इससे थोड़ा जज कर सकते हैं। लेकिन इसमें सारे फ्रॉम हेड टू टू आपकी प्रकृति आपको मतलब शो करती है कि आप कैसे हो, आपके मतलब बालों से लेके आपके पैर तक, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो बीएमएस डॉक्टर्स होते हैं मतलब वो कैसे चेक करते हैं? तो कोई अलग उनका परीक्षण का कुछ मतलब तरीका? तो इसमें हमारे पास काफी सारी चीजें होती है, जैसे षड्विध परीक्षा होती है, दशविध परीक्षा होती है। ठीक है, इजी भाषा में क्या? इजी भाषा में बोलेंगे कि षड्विध मतलब 6 तरह की परीक्षाएं हम करते हैं, उस तरीके से 10 तरह की परीक्षाएं हम करते हैं। फिर हमारी नाड़ी परीक्षा होती है। ठीक है, नाड़ी परीक्षा से आपके जो वात, पित्त, कफ है वो पता चल जाता है कौन सा एलिमेंट जो है बड़ा हुआ है या कम हुआ है। इसलिए जब भी आप जाओगे ना, कई बार डॉक्टर आपको नाड़ी देख के बता देते हैं। जैसे हम कहते हैं हमेशा कि जब भी आप हमारे हॉस्पिटल में आते हो तो सबसे पहले आपका नाड़ी परीक्षण होता है। ठीक है, तो वहां पे डॉक्टर सबको बता देंगे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्बैलेंस है, मींस आपको कहीं ना कहीं हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेटेड ना रहना, इस तरह की नाड़ी देख के पता चल जाता है। और क्या करते हैं? सेकेंडली जैसे कि अभी कोई भी पर्सन है, अगर उसके बाल फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक प्रकृति बनाते हैं, अगर किसी के बाल बहुत ही घने और लंबे हैं तो ये कफ प्रकृति का लक्षण है। तो सिमिलरली अगर अभी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनके ना बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं और कम उम्र में, उनका पित्त एलिमेंट बहुत प्रधान है। और कईयों के बाल बहुत ही थिन होते हैं, जो मर्जी लगा लो आप तो बहुत ही थिन ही रहेंगे, और उनका कलर भी ब्लैक नहीं होता, कॉपर सा कलर होता है, बहुत अलग सा, वो नेचुरल कलर होता है उनका। चलो आजकल तो सभी लोग हेयर कलर करवा लेते हैं, ग्लोबल कलर करवाते हैं, बट उनका नेचुरली जो है कभी ब्लैक हेयर नहीं होते। तो वो बात का एक लक्षण है। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजों को देखा जाता है। जैसे पंचकर्मा के बारे में लोगों का मानना है कि अरे पंचकर्मा ये तो स्पा जैसा होता है, बॉडी मसाज करवाओ और आ जाओ घर, तो स्पा सेंटर और पंचकर्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, लोगों का जो मानना है। तो एक्चुअल में ऐसा है? ये टोटली मिथ है। पंचकर्मा मसाज से बहुत ऊपर है। जब भी आप आओगे तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली पंचकर्मा होता क्या है। पंचकर्मा देखो वर्ड ही क्लियर करता है, 5 कर्म आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, मींस देयर आर 5 टाइप ऑफ कर्म और द थिंग्स जो हम करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। अभी करते कैसे, ऐसा नहीं हर किसी को स्नेहन और स्वेदन, जैसे आपने बोला बॉडी मसाज, उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में स्नेहन और स्वेदन। एक्चुअली वो होता भी है जैसे हम बोलते हैं ना प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। सिमिलरली जो पूर्व क्रम है
आपके पंचकर्मा से पहले का जो पार्ट है दैट इज योर बॉडी मसाज। जो लोगों को लगता है, अगर लोगों को लगता है कि पंचकर्मा सिर्फ बॉडी मसाज है, तो मैं उनको बता दूं वो पंचकर्मा से पहले का पार्ट है, जो एक बॉडी मसाज और इनका स्टीमिंग किया जाता है। सो दैट जितने भी हमारे दोष होते हैं बॉडी में, दोष का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स जो है वो इम्बैलेंस रहेंगे वो आपके कोष्ठ में आ जाते हैं, मतलब शाखागत से कोष्ठ में आते हैं, मतलब पेरिफेरल से लेके वो आपके एक जगह पे आ कोष्ठ जाएंगे। मतलब? कोष्ठ मतलब ऐसे स्टमक बोलते हैं हम, ठीक है, स्टमक आप बोल सकते हो, या फिर जितना भी हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है जो मिडल ऑफ द बॉडी उसको बोल सकते हो। उसके थ्रू जब सारे एलिमेंट्स वहां पे आएंगे, इकट्ठे होंगे, फिर हम पंचकर्मा करेंगे। पंचकर्मा उसके बाद का पार्ट है। इसमें जिन लोगों का वात एलिमेंट बहुत ही हाई होता है, इम्बैलेंस होता है, उसमें हम वमन कर्म करवाते हैं। वमन कर्म मतलब उनको इंड्यूस्ड, जैसे वॉमिटिंग बोल सकते हो, लेकिन वॉमिटिंग में और वमन में बहुत फर्क होता है। वॉमिटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपका खाना ही बाहर आता है, जो आपने खाया वही बाहर आ जाएगा, लेकिन इसमें आपका कफ दोष बाहर आएगा और ये दिखता है। मतलब ये सिर्फ वॉमिट नहीं है, ये सिर्फ वॉमिटिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी आपका दोष एलिमेंट प्रधान है, स्पेसिफिकली कफ एलिमेंट, वो आपका बाहर आएगा। और ये हम चीजें देखते हैं, जो डॉक्टर्स है ना वो चेक करेंगे, इसमें प्रवर, मध्यम और हीन होता है कि आपके कितने वेग आए हैं, तो वो सारी चीजें चेक होती है वहां पे। बहुत बड़ा साइंस है ये बहुत बड़ी साइंस है। सिमिलरली वात के लिए बस्ती होती है, पित्त के लिए विरेचन होता है। अगर मान लो किसी लोगों को बहुत हम बोलते हैं ऊर्ध्व जत्रुगत रोग है, मतलब आपके सिर के रोग हैं, आपकी शोल्डर के ऊपर कोई आपको रोग है, इसमें बहुत सारे आते हैं। जैसे कि आपका कफ एलिमेंट इसमें बहुत हाई रहता है, कि कोल्ड कफ बहुत जल्दी हो जाता है लोगों को, हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो उसमें हम जैसे शिरोधारा, नस्या, अक्षय तर्पण, तो अलग अलग चीजें रहती हैं। बहुत कुछ इसमें बहुत कुछ है। आई होप जिन्होंने मतलब ये मिथ के बारे में पूछा था उनको उनका आंसर मिल गया हो। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे आयुर्वेद अगर आपने खाना है तो आपको एलोपैथी मेडिसिन छोड़नी पड़ेगी, वैसा है क्या? ओके, ये भी टोटली मिथ है, बिकॉज मैं जैसे कैंसर के पेशेंट्स देखते हूँ स्पेसिफिकली, वहां पे देखो हम कैंसर की जो भी वो मेडिसिन ले रहे होते हैं ना, हम उनको एकदम से नहीं छुड़वा सकते हैं। मेडिसिन से नीचे टेपर ऑफ होती है। देखो हम आयुर्वेद में क्यों आए हैं, हम इसलिए आए हैं बिकॉज हमें दूसरी मेडिसिन नहीं लेनी है। हाँ। तो दूसरी मेडिसिन ना तो एकदम से आप बंद कर सकते हो, ना ही आप हमारी मेडिसिन शुरू कर सकते हो। तो साथ साथ दोनों मेडिसिन चल सकती ये साथ साथ चल सकती है और हम चलाते हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम दोनों ही मेडिसिन चलाते हैं। जब वो आपकी मेडिसिन हम टेपर ऑफ करेंगे, साथ साथ हमारा ट्रीटमेंट चलेगा, तो धीरे धीरे करके हम आपकी टोटली एलोपैथिक बंद करवा देंगे। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस दिन शुरू किया आयुर्वेदा उसी दिन एलोपैथी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, एलोपैथी जैसे अब ये काफी लोगों का मानना है, और मैंने भी डॉक्टर्स को बोलते हुए सुना है, हमारे घर के पास जो डॉक्टर्स है ना, तो एक बार जो है मतलब मेरे मदर को प्रॉब्लम है तो उनको हम पास में लेके गए ऐसे ही। तो अब तो मैं जैसे आयुर्वेद काफी हद तक पता है कि कैसे कैसे होता है, वीडियोस देखते हैं, तो वो डॉक्टर बोले यार कुछ नहीं आता उन लोगों को। तो ये सच में काफी बार ऐसा होता है कि एलोपैथी वाले मानते हैं, जो मॉडर्न साइंस वाले मानते हैं कि आयुर्वेद वाला को कुछ नहीं आता, एक झूला छाप एक वर्ड यूज करता है कि वो तो झूला छाप है, उनकी मत सुना करो। तो ऐसा उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? ये टोटली मिथ है। उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखो, आई रिस्पेक्ट ऑल द थिंग्स एंड ऑल द पैथेस, बट अगर आपको नहीं पता है तो आई थिंक हमें नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज पेशेंट के मन में ना बहुत बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। अब पेशेंट को खुद पता है, जितने भी पेशेंट मेरे पास आते हैं वो बताते हैं कि ओके, वो तो अपनी नेगेटिव पॉइंट्स पहले बताते हैं कि हमारी मेडिसिन कितने साइड इफेक्ट्स है, फिर भी आपको लेना ही पड़ेगा बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले वाले लोगों को नहीं पता था, लेकिन अभी जैसे ही आपने देखा चार्म निश्चय ने कैंसर के ऊपर कितना सारा काम किया है, हम कितना सारा काम कर रहे हैं, हमारे सभी डॉक्टर्स हैं, हमारी टीम है इतनी बड़ी, वो सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाउ पीपल आर अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें बहुत सारे मुझे पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें डॉक्टर ने ये बोला कि वो काम नहीं करेगा या फिर उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है, बट इन रियलिटी जो पेशेंट वहां से आते हैं, एक तो वो ठीक हो जाते हैं हमारे पास आके, एंड सेकेंडली जितने भी पेशेंट हैं उनकी मेडिसिन भी बंद हो जाते हैं। मेडिसिन की वजह से इतने साइड इफेक्ट्स हुए होते हैं वो भी ठीक होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कैंसर के ऊपर ही नहीं काम करते, उनके इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करते हैं, उसको रिवर्स भी करना, इन फ्यूचर जाके वो वापस ना हो जाए, बिकॉज रिकरेंस होना सबसे बड़ा एक कॉमन फैक्टर रहता है। तो सोनिया जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। अभी हमारे एक पेशेंट थे, निशा जी, उड़ीसा से पेशेंट थे वो। उनको क्या था, उनको रेयर कैंसर था एक्चुअली। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें पूरी सर्जरी करनी पड़ेगी। मतलब उन्होंने पहले बायोप्सी की, बायोप्सी की वजह से उनका केस पूरा खराब हो गया। आफ्टर दैट सेड कि उनकी आंख में निकालनी पड़ेगी, नोज का पार्ट भी, और साथ में मतलब कि हमें पूरा उनका लेफ्ट पार्ट जो कट करना पड़ेगा। एंड वो डॉक्टर्स उनको आने ही नहीं दे रहे थे। तो उनके जो भाई है, फिर उन्होंने वहां पे जैसे उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने FRI की, FRI करके वो हमारे पास आए उनको लेके। एंड अब बिलीव नहीं करोगे, बिना एनी मतलब कोई ऑपरेशन किए, बिना कोई कट लगाए, बिना वो हमारे यहाँ से ठीक होके गए। कैंसर ठीक हो गया, एंड इट वाज द रेयरेस्ट कैंसर जो उनको था। आयुर्वेद के बारे में लोगों ने सुना है कि झोला छाप क्यों बोलते हैं? झोला तो आई थिंक
पुणे में जिसमें पहले हम वैद्य सब्जी वैद्य लेके लेके आते जाते थे, हाँ। हाँ, तो वो झूला छाप क्यों बोलते हैं आयुर्वेद वाले? बिकॉज अभी हम बहुत एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी में है, 21st सेंचुरी में है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले लोगों के पास इतनी सारी चीजें होती नहीं। जब राजा महाराजा का टाइम होता था तब जो वैद्य थे ज्यादातर आपको पता है कि अपने एक काइंड ऑफ पर्स बोल सकते हैं, काइंड ऑफ झोला इन देयर लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज, वो लेके आते थे सारी चीजें, जड़ी बूटियां, और उनका इलाज करते थे। तो उस टाइम से ही उन्होंने फिर सोचना शुरू कर दिया कि मे बी ये झोला छाप है। बट इन रियलिटी जो आयुर्वेद है बहुत ही साइंटिफिक है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं इसके ऊपर। आपने देखे होंगे हमारे पास बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के, नॉट ओनली द कैंसर, किडनी के ऊपर, बीपी के ऊपर, शुगर के ऊपर, हर किसी का हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल है। और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती है इसकी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं ना, पहले उनकी ऊपर टोटली रिसर्च होती है, फिर हम उनका प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद में हम कोई भी मेडिसिन है वो पेशेंट को देते हैं। तो ये सारी चीजें वैलिड है। एंड आयुर्वेद जो है वो 5000 ईयर्स बैक है। अब जो अगर मैं बाकी पैथिस की बात करूं तो वो हार्डली आई थिंक ज्यादा से ज्यादा सेंचुरीज और कपल ऑफ सेंचुरीज में है। बट आयुर्वेद इज 5000 ईयर बैक। तब भी वो काम कर रहा था, वो आज भी काम कर रहा है, वो आगे भी काम करेगा, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ केमिकल्स इन योर बॉडी। केमिकल्स नहीं हम डाल रहे हैं, हम आपको बहुत ही नेचुरल तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब इसीलिए उन्होंने बस उसका नाम दे दिया कि बस उनका एक नाम दे दिया है। इसके अलावा जैसे आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर दिया है कि लोगों के मन में मिथ है कि आयुर्वेद के पीछे कोई साइंस नहीं है, पर आपने ऑलरेडी आई थिंक इसको शेयर कर दिया। आयुर्वेद में इसका भी 2-3 एग्जांपल्स देना चाहूंगी। आयुर्वेद के पीछे टोटली साइंस एंड इट इज वेरी लॉजिकल। इसमें बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा, पहले ना हल्दी और नीम का स्पेसिफिकली ना पेटेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक मतलब काइंड ऑफ की पॉलिटिक्स हुई थी, क्योंकि फॉरेनर्स जो थे उन्होंने ना पेटेंट कर लिया था हल्दी को एज अ कि एंटीसेप्टिक की तरह काम करती है, नीम को एज एंटीबैक्टीरियल है। बट आपने देखा होगा वो केस जो है बाद में रद्द करना पड़ा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पेटेंट टू आयुर्वेदा। आयुर्वेद में तो हर चीज पहले से ही लिखी गई है। आज जितनी भी रिसर्चेस हो रही है वो सब कर रहे हैं, बट इट इज ऑलरेडी रिटन इन आयुर्वेदा, पहले से ही लिखी जा चुकी है, सारी चीजें हैं। बट वही है कि लोगों को ना पता था, ना आई थिंक कोई बता पाया उस टाइम पे। बट नाउ हिम्स, आई थिंक ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है हिम्स की, आचार्य मनीष जी, कि वो हर जगह पे इसको प्रमोट भी कर रहे हैं और साथ में बताना भी चाह रहे हैं। बेसिकली वो अवेयरनेस मतलब क्रिएट कर रहे हैं लोगों के मन में कि एक्चुअली आयुर्वेदा क्या होता है और आप लोग क्या सोचते हो आयुर्वेदा के बारे में। इट इज वेरी डिफरेंट, जमीन और आसमान का फर्क है। कुछ टाइम पहले बहुत रिसर्च आई थी ओटोफेजी के ऊपर, तो ओटोफेजी के ऊपर उन्होंने रिसर्च की, लेकिन हम तो पहले से 5000 ईयर्स बैक में आचार्य चरक जी ने सूत्र स्थान में बता दिया था कि लंघनम परम औषधम। जो लंघन है वो आपकी परम औषध है। लंघन मीन्स फास्टिंग करना, एंड जो फास्टिंग है वो बहुत चीजों में आपको हेल्प करती है। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज आई थी, जैसे एक रिसर्च और आई थी जब उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन अगर आप अपनी बॉडी में बढ़ा दोगे तो बहुत सारी जो रिस्क है डिसीज के, स्पेसिफिकली कैंसर, तो उसकी होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन अगर आप देखोगे आयुर्वेद में तो पहले से हम लोग बोल रहे हैं कि आप योगा करो, अनुलोम विलोम करो, और ब्रीथिंग एक्सरसाइज की भी बहुत सारे टाइप्स हैं। आज हम कोई भी रिसर्च आप उठा के देख लो, उसका प्रमाण आपको आयुर्वेद में 5000 ईयर्स बैक पहले से लिखा मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। इसमें नेक्स्ट हमारा मिथ है कि जो आयुर्वेदा मेडिसिन है वो सिर्फ वेजिटेरियन लोगों के लिए है, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो आयुर्वेद नहीं ले सकता, ऐसा नहीं है? ये भी टोटली मिथ है। हाँ, हमारी मेडिसिन जो है ज्यादा हर्बल बेस्ड या प्लांट बेस्ड रहती है, बट इट डजंट मीन सर कि नॉन वेजिटेरियन उसको नहीं ले सकते हम। बट नॉन वेज को बंद करवाते हैं इस चीज में। द फैक्ट इज दिस कि हम नॉन वेज को बंद करवाएंगे, एंड बंद करवाने का भी रीजन है। देखो आजकल क्या हो रहा है, पहले की टाइम पे क्या होता था ना, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी, लोग ना सारा दिन दौड़ते थे, भागते थे, काम करते थे। आजकल क्या हो गया कि हम ऑफिस आए, जो कॉलेज गए हैं, जो स्कूल गए हैं, एसीज लगे हुए हैं, फैंस लगे हुए हैं, हमने बस आना है, खाना खाना है और बैठना है। और आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑफिस गोइंग हैं, जो स्पेसिफिकली कॉलेज के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, कि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज कर पा रहे, उतनी नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी कंपैरेटिवली। हमारा कैलोरी इनटेक बहुत ज्यादा, लेकिन कैलोरी डेफिशिएंट नहीं है, हम उस कैलोरी को यूज नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर एंडोटॉक्सिन्स बन रहे हैं। एंड जो एंडोटॉक्सिन्स है यही कारण है सभी बीमारियों की जड़ का। तो इसीलिए नॉनवेज खाना, इसलिए नॉनवेज का रीजन ये है कि नॉनवेज को ना डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और जो नॉनवेज है हमारे इंटेस्टाइन में कम से कम वो 72 आवर्स तक पड़ा रहता है। एंड आप खुद सोचो, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज बहुत टाइम से पड़ी हुई है, बाहर ही पड़ी हुई, तो वो सड़ जाती है, गल जाती है, अगर बॉडी के अंदर होगी तो उसको क्या नुकसान करेगी। जैसे मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं या मतलब काफी लोगों से सुना भी होगा कि
प्रोटीन मिलेगा आपको इससे, है ना, फैट, तो देखो, जिम वाले स्पेशली बोलते हैं डेफिनेटली नॉनवेज खाने के कि लिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया, देखो अगर आपका फिजिकल वर्कआउट बहुत अच्छा है, आई थिंक तो उसको खाने का थोड़ा फायदा भी है। बट अगर आप फिजिकल वर्कआउट ही नहीं कर रहे तो आप नॉनवेज तो छोड़ो, तो आप प्रोटीन में अगर मैं बात करूं पनीर की, आप पनीर भी नहीं बचा पाओगे अगर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। एंड रही बात प्रोटीन का, आयुर्वेद में बहुत अच्छा रिसोर्स है। हम बोलते हैं जैसे लेग्यूम, जो हमारे लेग्यूमस प्लांट रहते हैं, स्पेसिफिकली दालें जिसको बोलते हैं, दालें। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, आपको फिर क्यों खाना है। एंड जब भी मुझे पेशेंट बोलता है, मैं उनको हमेशा ये बात बोलती हूँ, नॉन वेज मीन्स यू आर ईटिंग डेड, यस, एंड इट इज नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप एक डेड को खा रहे हो तो उससे क्या ही मतलब, अगर कोई चीज डेड होगी इट मीन्स उसके सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी डेड हो गए हैं, तो हम उसमें क्या ही प्रोटीन, क्या ही कुछ लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग नॉनवेज के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत ही हाई वैल्यू का प्रोटीन रहता है। प्रोटीन आप सोर्सेज उसको में, भी अगर आयुर्वेद की बात करूं, प्रोटीन के कौन से बेस्ट सोर्सेज है? देखो, जो दालें हैं बहुत अच्छी, मतलब बहुत तरह की दालें रहती हैं, बहुत अच्छा मतलब सोर्स है हमारा प्रोटीन का। और उसके साथ जो ब्लैक चने हैं, जो चने हैं, वो कितना अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। तो इसके अलावा बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट अकॉर्डिंग टू प्रकृति आप डॉक्टर को दिखा के आप अपना डाइट प्लान जैसे बनवा सकते हो। इसके अलावा जैसे एक और मिथ है आयुर्वेद को लेके कि आयुर्वेद बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी दवाइयां आती हैं, और Okay. एलोपैथी जो, या फिर मॉडर्न मेडिसिन, कोई और मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सस्ते में काम चल जाता है। हाँ, थोड़ा फर्क तो है, बट इट विल डिपेंड्स अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ योर डिसीज। फॉर एग्जांपल, आपको अभी कोई प्रॉब्लम हुई है, आप मेरे पास अभी आ गए, तो डेफिनेटली बहुत ही छोटी सी अमाउंट में आपकी डिसीज जो है वो ठीक हो जाएगी। अभी आप मेरे पास बहुत ही लास्ट स्टेज में आ रहे हो जहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली वहां पे ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो मेडिसिन है हमारी वो काफी कॉस्टली बनती है। अगर आप उसका कॉस्ट देखोगे एक्चुअली, बिकॉज हमें प्लांट बेस पे बनानी है, उसके अंदर हम इतनी सारी चीजें और डालेंगे, बिकॉज हमें इम्यूनिटी के ऊपर भी काम करना है, हमें रूट कॉज के ऊपर भी काम करना है, इन फ्यूचर जाके आपको वो प्रॉब्लम ना हो जाए उसके ऊपर भी काम करना होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर, हम सभी चीजों को कवर करते हैं। बट बाकी पैथीज में देखोगे ना, मान लो आप गए, आपने बोला कि मुझे फीवर हो गया, तो डॉक्टर ने बिना कुछ पूछे कि और साइन एंड सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, वो फीवर की मेडिसिन देंगे। बट हमारे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता, इसलिए जो हमारी हिस्ट्री टेकिंग है वो बहुत ही लंबी होती है, कम से कम 30 मिनट्स हम प्रॉपर पेशेंट को देते हैं, प्रॉपर उनकी हिस्ट्री टेकिंग होती है, उनका पर्सनल हिस्ट्री, उनका फैमिली हिस्ट्री, उनका ऑक्यूपेशनल कैसा है, या फिर वो किस तरह से, अगर कोई पास्ट हिस्ट्री या पास्ट इलनेस रहा है, कैसे मेडिसिन ली हैं, तो टोटली वो सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। सो दैट इज द रीजन कि हम जब दूसरी पैथी में जाते हैं, हमने एक बार मेडिसिन ली, हम ठीक हो गए, बट वो रिकरेंस बहुत बार हो रहा है। Yes. वो बार बार होने के कारण आपकी बॉडी, आप उसको नुकसान कर रहे हो, और वो ठीक नहीं कर रहे हो, आप नुकसान कर रहे हो। आयुर्वेद में क्या है, ठीक है आपको टाइम लगेगा, वी आर टेकिंग टाइम, बिकॉज हमें आपके रूट कॉज के ऊपर जाना है, हमारे धातुओं के ऊपर जाना है, और हमारी 7 तरह की धातु होती है, तो 1 बाय 1 सबको ठीक करना, तो उसके ऊपर डेफिनेटली टाइम लगेगा। सो लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना आयुर्वेद में, जब मेडिसिन के ऊपर आप बोल सकते हो, तो वो एक तरह की नेचुरल इन्वेस्टमेंट है अपनी बॉडी के ऊपर, बिकॉज आपको इन फ्यूचर में इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, प्लस रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उससे जो नेचुरल आपकी फाइटिंग कैपेसिटी है बॉडी की, वो आपकी बढ़ती है, और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स और होनी होती है वो भी नहीं होती है। तो बहुत एक नेचुरल वे है अपनी बॉडी को इन्वेस्ट करने का। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ना बहुत सारे पेशेंट हैं बीपी और शुगर की मेडिसिन खा रहे होते हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन देखो वो ऐसे कौन सी मेडिसिन है आप खा रहे हो लेकिन अब ठीक नहीं हो रहे हो, मेडिसिन जब छोड़ोगे तब आपका बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, तो इससे मच बेटर है कि हम नेचुरली इसको ठीक करें। बिकॉज जितने भी हमने अभी तक रिसर्चेस देखे हैं, पेशेंट्स देखे हैं, 70 to 80% जो होते हैं उनको बीपी या शुगर की मेडिसिन लेने से किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आता है, स्पेसिफिकली बीपी की मेडिसिन की वजह से उनका किडनी फेलियर में जाता है, वो डायलिसिस पे जाते हैं, डायलिसिस के बाद में एंड ऑप्शन रहता है किडनी ट्रांसप्लांट का। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इतने सारे पेशेंट आए हुए हैं किडनी के और लीवर के, जिन्होंने लीवर भी ट्रांसप्लांट करवाया है और किडनी भी ट्रांसप्लांट करवा के फिर भी वो हमारे पास आए। कितना खर्चा हो जाता है, मतलब आपके पास जो पेशेंट आते हैं लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कितना खर्चा करके आए होते हैं? लगभग वो लीवर में तो 40 to 50 lakhs एंड इन किडनी लगभग वो 30 to 40 lakhs खर्च करके आए होते हैं। तो मतलब इतना खर्चा ऑलरेडी करके आते हैं, ट्रांसप्लांट करा के आते हैं, फिर भी उनके बाद उनकी जो किडनी है, जो लीवर है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, तो उसके बाद फिर आयुर्वेद की शरण लेते हैं। तो आयुर्वेद में जो उनकी किडनी होती है फिर वो ठीक हो जाती है?
देखो अगर तो आप पहले ही आ रहे हो तो डेफिनेटली आपने देखे हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स है किडनी के ऊपर। जो काम डायलिसिस कर रहा है वो हमारा हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी कर रहा है, इट इज जस्ट अ नेचुरल थिंग। इसमें कोई केमिकल नहीं यूज हो रहा, कोई हम उसको दवाई नहीं दे रहे, मेडिसिन नहीं दे रहे, बहुत ही नेचुरल थेरेपीज होती है। सिमिलरली लीवर के ऊपर भी हमारी अलग अलग थेरेपीज रहती है। अगर तो पहले आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना देखो हम तो ऐसे भी केस डील करेंगे। मैंने ऐसे खुद के बहुत सारे केसेस जो है डील किए हैं, तो वो पेशेंट का बाद में भी अच्छा रिजल्ट आता है। बट द ओनली थिंग इज हमें क्यों जाना है ट्रांसप्लांट की तरफ, क्योंकि ट्रांसप्लांट इज द थिंग कि आपने करवाया है फिर भी अब वापस हमारे पास ही आ रहे हो, तो दिस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन कि ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर आपको फिर से मतलब मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है, आपकी किडनी नहीं काम कर रही, लीवर नहीं काम कर रहा, फिर ट्रांसप्लांट का कोई फायदा ही नहीं है। लाला जी हमेशा बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाने से पहले, जब भी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप ऑपरेट करवाओ, जो किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, लीवर ट्रांसप्लांट करवाओ, लेकिन एक बार आप हमारे पास आओ, ठीक है। बिकॉज ऑपरेशन से पहले जो किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर ट्रांसप्लांट से आप बच सकते हो तो वाई नॉट। एंड मेरा भी यही मानना होता है, जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, हमेशा जैसे पेशेंट बोलते हैं कि हमें ना मतलब डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोल दिया, उसके बाद में कीमो चलेगी, रेडियो चलेगी। बहुत सारे केसेस में ना प्रोटोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और अलग अलग तरह की थेरेपीज आ गई है। बट बेसिकली मैं उनको बोलती हूँ कि सर आप थेरेपीज में मत जाओ, ठीक है, उसमें मत जाओ ऑपरेशन की तरफ। एक बार आप ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई करो, बिकॉज हो सकता है कि आपको फर्क पड़े और अच्छे रिजल्ट्स आए और आप उसकी तरफ जाओ ही मत। एंड मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, स्पेसिफिकली फीमेल पेशेंट, जिसके ब्रेस्ट में गांठें थी, यूट्रस में गांठें थी। बहुत सारे पेशेंट हॉस्पिटल में आके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उनको, बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के, बिना कीमो के उनकी जो गांठें हैं वो रिमूव हुई है। सिमिलरली बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं कि जो पेशेंट घर पे बैठ के भी हमने उनको इलाज दिया, क्योंकि वो आ नहीं सकते ड्यू टू एनी हाउ, क्योंकि एज हो सकती है, एज बहुत ज्यादा होती है तो पेशेंट इतना वॉकिंग में नहीं रह पाता, तो मेडिसिन की हेल्प से उनकी जो ब्रेस्ट की गांठें हैं वो बिल्कुल ठीक हुई। मतलब आपकी बात सुन के अब मुझे लग रहा है कि आयुर्वेद महंगा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मेरा दिमाग में क्लैरिटी होगी तो आई थिंक मेरे व्यूअर्स की तरफ में भी हो ही चुकी होगी कि आयुर्वेद महंगा नहीं लग रहा है। ओके, इसके अलावा एक ना आयुर्वेद का ये बहुत मतलब काफी लोगों के मन में ये सवाल है कि आयुर्वेद अगर आप दवाइयां खा रहे हो तो परहेज बहुत कराते हैं, और परहेज तो बिल्कुल भी नहीं होता। Okay. मतलब लोग परहेज नहीं कर सकते, उनको लगता है कि मैं तो कहती हूँ कि कई बार जैसे हम रील्स में भी बड़ी सारी मीम्स आते रहते हैं कि जैसे कोई बंदा अगर अपना वेट देख रहा है, अगर वेट बहुत ज्यादा है तो उनको लगता है वेट मशीन ही निकाल दो घर से, वेट ही नहीं देखना है। या जो डॉक्टर बोलते हैं ना कि चाय छोड़ दो, पराठे छोड़ दो, लोग डॉक्टर छोड़ना पसंद करते हैं पर परहेज नहीं कर सकते। डेफिनेटली देखो परहेज होता है, बट आई थिंक परहेज जरूरी भी है। देखो हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप प्रिवेंट कर लोगे तो आपको क्योर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिमिलरली बहुत सारी चीजें, क्योंकि ऐसे परहेज क्यों करवाते हैं, बिकॉज हमें पता है बहुत सारी चीजें ऐसी है तो बिना मेडिसिन के ठीक होने वाली हैं। आप अपनी डाइट को ठीक कर लो, आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल को ठीक कर लो। बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है नींद ना आने की। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, अब नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आजकल की लाइफस्टाइल कैसी हो गई है कि हमें लेट सोना है, क्योंकि हम फोन को देख रहे हैं, फोन चला रहे हैं, फिर हम लेट उठेंगे। अगर अपना पूरा सर्काडियन क्लॉक आपने खुद ही खराब कर लिया, फिर आप जाते हो एलोपैथिक में तो वो एक पक्की नींद की गोली लगा देंगे, तो उसके बाद में उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं, वो अलग से आते हैं। तो इससे मच बेटर हम जैसे हमेशा बोलते हैं कि आप सनसेट के बाद में खाना ना खाओ। सनसेट के बाद में खाना नहीं खाना है तो ऑब्वियसली आपके सारे काम जल्दी हो जाएंगे, आप जल्दी सोओगे तो आप जल्दी उठोगे। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें क्यों मेडिसिन के ऊपर जाना है कि अगर आप मेडिसिन के बिना ही ठीक हो सकते हो। तो मुझे लगता है कि लोगों को मेडिसिन खाने की शायद इतनी आदत हो गई है, तो अगर मैं बात करूं सर्दियों में अगर नहाने की गोली आ जाए ना तो लोग नहाना बंद कर देंगे और नहाने की गोली ले लेंगे। इतनी गोलियों की आदत है, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत लेजी हो रहे हैं। कभी कभी लोगों को पता नहीं है कि रील और रियल में क्या डिफरेंस है। वो रियल लाइफ में इतनी ज्यादा खो जाते हैं कि रियल लाइफ को ही छोड़ देते हैं। बट द रियलिटी इज कि आफ्टर ऑल घूम फिर के आपको रियल लाइफ में ही आना है। आप जितनी मर्जी रील्स देख लो, जितना मर्जी फोन चला लो, खुद को आपको ही संभालना पड़ेगा। देखो इट इज मच बेटर कि आप खुद को संभालो रादर देन कि डॉक्टर आपको संभाले। फिर अदरवाइज फिर आप बोलते हो कि हमें ये भी दिक्कत हो गई, ये भी दिक्कत हो गई, फिर सभी जगह से घूम फिर के हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाता। तो आचार्य जी हमेशा बोलते हैं अपनी वीडियोस में कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट बड्स के चक्कर में सोल को नहीं खराब करना है। मींस हमें टेस्ट कब तक आ रहा है, जब तक वो चीज मुंह में है ना, हमें तब तक ही टेस्ट आ रहा है, बिकॉज हमारे सारे टेस्ट बड्स एंड साइवा सारा माउथ में है। जब वो नीचे चला जाएगा इसोफेगस में, पूरे डाइजेस्टिव पार्ट में, हमें कोई टेस्ट नहीं आएगा वहां पे। तो आई थिंक हमें सिर्फ और सिर्फ इतने पोर्शन को ही तो कंट्रोल करना है, देन व्हाई नॉट। तो हमें अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई नहीं करना, लेकिन अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है। एंड जिस दिन आप ये सब समझ जाओगे ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्यों होती है, तो आई थिंक लोग बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि टेस्ट को सेटिस्फाई, क्योंकि टेस्ट बिल्कुल सही कि मुंह में ही रहता है,
उसके बाद तो सब सेम ही है। वेरी नाइस। एक और मिथ है कि आयुर्वेदा सिर्फ छोटी छोटी बीमारियों को ठीक कर सकता है, बड़ी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता, पर आई थिंक आपने ऑलरेडी बताया है कि कैंसर भी ठीक कर रहे हैं आप। डेफिनेटली टोटली मिथ है, बिकॉज एक्यूट प्रॉब्लम के लिए तो आयुर्वेद है ही बहुत अच्छा है, लेकिन क्रॉनिक प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा हम केसेस देखते हैं। मैंने बहुत कम केसेस देखे जब लोग बहुत ही छोटी सी बीमारी के लिए हमारे पास आ रहे हैं। वो तब आते हैं जब वो सारी जगह से उनको निराशा मिल जाती है, जब सब लोग उनको मना कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप चले जाओ। आफ्टर दैट जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक चीज मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहूंगी, हमसे वो बहुत ही सेटिस्फाइड होके जाते हैं, बहुत ही रिवर्सिबल उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और जाते हैं। बाकी जब आप हिम्स में जाओगे, हिम्स की वीडियोस देखोगे, देन यू विल गेट टू नो कि कैंसर भी रिवर्स कर रहे हैं हम लोग। कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट, जिनको एलोपैथिक वाले बोल देते हैं कि टोटली इनका ट्रांसप्लांट ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज वी आर सेविंग योर बॉडी। हम नहीं चाहते कि आप देखो एक पार्ट कट करवाओगे, दूसरा पार्ट कट करवाओगे स्पेसिफिकली इन कैंसर, इस तरह से तो पूरी बॉडी कट जाएगी। हाँ। तो हम किस किस चीज को बचाएंगे? मुझे लगता है यही शायद हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती है वो आयुर्वेद की तरफ नहीं भागते, जब सब तरफ से हार जाते हैं तब वो आई थिंक आयुर्वेद की तरफ भागते हैं। आपके पास मतलब अब तक का अगर मैं बात करूं, सबसे क्रिटिकल केस कोई ऐसा आया हो जिसको देख के आपको लगा हो यार भाई काश तू पहले आ गया होता, ऐसा कभी कोई केस आया है? डेफिनेटली मेरे पास 2 केसेस हैं, बट अभी चल रहे हैं वो सारे केसेस। ओके, तो तीनों ही मेरे कैंसर पेशेंट हैं। एक पेशेंट जो है वो तो आउट ऑफ इंडिया का ही है, एंड उनको 4 बार सर्जरी हो चुकी है, दैट इज द मेल पेशेंट, एंड सर्जरीज के बाद कीमोस, रेडिएशंस, एवरीथिंग, उसके बाद में वो आए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रहता है कंट्रीज का, वो नहीं आ पाते हैं फॉरेन के लोग, तो मैंने उनको मेडिसिन दी है। बट आप बिलीव करोगे कि उनको मेडिसिन से विद इन 1 मंथ के अंदर कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, सिर्फ मेडिसिन से। मेडिसिन के साथ में मैंने उनको डाइट प्लान प्रॉपर दिया है, वो डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं, मेडिसिन को फॉलो कर रहे हैं, और साथ में कुछ चीजें मैं बताती हूँ पेशेंट को, क्योंकि हर कोई चीज हम नहीं कर पाते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो हम घर पे हमेशा कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सन थेरेपी, जो लाइट थेरेपी है हमारी। अब सन घर पे लो उसको, ठीक है, ZVT 0 वोल्ट जो थेरेपी होती है, आप उसको घर पे भी ले सकते हो। नंगे पैरी घास पे चलना है, अब मैं पेशेंट को बोलती हूँ दोनों काम एक साथ कर लो। सुबह की जो सनशाइन है आप उसमें वॉक भी कर लो और सनशाइन भी ले लो। मतलब फॉरेनर्स ने भी आयुर्वेद में मतलब ट्रस्ट करना। हाँ, यस। अभी मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो एक्चुअली नॉन इंडियंस है, इंडियंस है ही नहीं है, और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ पेशेंट्स इंडिया भी आ रहे हैं अभी। इसके अलावा जैसे आयुर्वेद में मानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो कोई भी कभी भी कुछ भी ले सकता है, कोई भी बंदा ले सकता है आयुर्वेद मेडिसिन। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली मिथ है, बिकॉज इसी के कारण आई थिंक आयुर्वेद बदनाम है। हर कोई इंसान जो है कहीं से भी कुछ भी देख के ले लेता है, उसके बाद में उसको रिजल्ट नहीं आता, फिर हम ब्लेम करते हैं। बट द थिंग इज, लेने से पहले कि आपने डॉक्टर से पूछा था या आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, फिर हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि आयुर्वेद काम नहीं करता है। जैसे कई बार कैबिनेट शॉप पे हम जाते हैं ना, तो मैंने भी देखा कैबिनेट शॉप में बड़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन वहां पे रखी होती है, काफी सारी, जैसे ब्रह्मी रखी होती है, अश्वगंधा पाउडर रखा होता है, तो मतलब वो खुद ले सकते हैं। कई बार केमिस्ट वाला ही सजेस्ट कर देता है कि ये ले लो, इससे नींद अच्छी आ जाएगी। तो अगर ऐसा बहुत सारे मेडिसिन हैं कि जैसे जो ब्रह्मी सिरप होता है वो काफी अच्छा है, वो आप ले सकते हो, जैसे बोलते हैं, मतलब बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लिए, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं, मतलब आपको एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हो वो सारी चीजें। देखो, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या चीज लेनी चाहिए, मैं खुद भी ले लेती हूँ, ठीक है, मुझे और किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की, देन यू शुड हैव टू कंसल्ट फर्स्टली। बिना कंसल्टेशन के हम कुछ भी लेंगे तो उसको वैसे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फिर हम नेगेटिव हो जाएंगे। थैंक यू। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, एक मिथी है बल्कि, ये बोलो कि आयुर्वेदिक दवाइयां गर्म होती हैं। ये तो मैं भी मानती हूँ कि आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत गर्म होती हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली मिथ है। आयुर्वेदिक कभी गर्म नहीं होता है। पहले बात तो गर्म ठंडा कुछ होता ही नहीं है। ये अगर हम मेडिसिन की हम बात करें तो हम बोलते हैं रस पंचक। हमें रस, गुण, वीर्य, विपाक और उसका अनुगुण भी हम देखते हैं। इसका मतलब ये रहता है, मान लो जैसे आंवला है, तो आंवला ठंडा होता है, ठीक है, वैसे ऑब्वियसली हमें पता है। त्रिदोष शामक होता है जैसे वो, ठीक है, मतलब वो वात, पित्त और कफ तीनों को ही बैलेंस करेगा, किसी को कम ज्यादा नहीं करता, ठीक है। और वो कषाय रस होता है। कषाय में जब आप आंवला खाते हो तो थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है, लेकिन जब पानी पी लेते हो तो मीठा लगता है, तो वो अनुरस है उसका। सिमिलरली हर एक औषध का, मतलब हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अपना रस पंचक होता है। तो रस पंचक में सारी चीजें आती है, ठंडी भी होती है कुछ। देखो, हमें गर्म भी चाहिए, क्योंकि वात और कफ को बैलेंस करने के लिए आपको गर्म चीजें चाहिए, बट पित्त को हमें बैलेंस करने के लिए ठंडी ही चीजें चाहिए। और पित्त की जितनी भी आप चीजें देखोगे वो सारी ठंडी ही है।
मतलब जब भी आप किसी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो गर्म और ठंडी दोनों मिक्स करके देते हैं, ऐसा कुछ है? वो डिपेंड करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एलिमेंट कभी भी प्रधान नहीं होता है, तीनों ही होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा प्रधान कौन है ये देखना है हमें। बाकी जितनी भी मेडिसिन बनती है वो टोटली बैलेंस अमाउंट में बनती है, चाहे कोई भी आप मेडिसिन उठा के देखोगे तो टोटली उसमें बैलेंसिंग होती है, उसमें कोई भी एलिमेंट ज्यादा नहीं होगा, ना कोई गर्म होगी ना ठंडी होगी, इट इज अ बैलेंस। ना तो वो आपको गर्मी करेगी ना ही वो आपको ठंडा करेगी। इसके अलावा जैसे एक और मिथ है हमारे पास, वो है कि जो आयुर्वेद है वो टेम्पररी रिलीफ है, ऐसा भी है कि परमानेंट रिलीफ नहीं होता है? ये टोटली मिथ है, बिकॉज आयुर्वेद आपको परमानेंटली रिलीफ देता है, ये रूट कॉज के ऊपर काम करता है, इसलिए हमें टाइम लगता है। बट आजकल तो इतना भी टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम 21st सेंचुरी में है, आयुर्वेद बहुत एडवांस हो चुका है। बिकॉज आयुर्वेद में सिर्फ मेडिसिन से ही नहीं आती, आयुर्वेद में आपका पंचकर्म भी होता है, साथ में आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी होता है, आपकी डाइट के ऊपर काम किया जाता है, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें भी सिखाई जाती हैं आपको। हमारी बॉडी की जो चक्र होते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। तो अगर हम इतनी सारी चीजों को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली टाइम भी लगेगा थोड़ा, और साथ में ये डिपेंड भी करेगा कि आपको कौन सी बीमारी, देखो सीवियरिटी ऑफ द डिसीज कितना ज्यादा सीवियर है, उसका ड्यूरेशन कितना है, और वो एक्यूट है या क्रॉनिक है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आयुर्वेद में इसका एक श्लोक है जिसका मैं आज समझाऊंगी, बिकॉज श्लोक काफी बड़ा है। तो उसमें रहते हैं कि दो चीज रहती है, शमन और शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा वो होती है कि जब आपने कुछ भी मेडिसिन ले ली, कुछ भी खा लिया, उससे आप ठीक हो गए, लेकिन उससे चांसेस रहते हैं वो वापस आ जाएगी बीमारी। लेकिन शोधन, जैसे कि पंचकर्मा में हम आपको शोधन करते हैं, टोटली डिटॉक्सिफाई करते हैं। एक बार जब हम पंचकर्मा करते हैं तो वापस उस बीमारी के आने के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। मतलब आयुर्वेदा में पंचकर्म ही यूज करते हैं बीमारी को परमानेंटली क्योर कराने। यस, इसी में एक और चीज मैं बोलनी चाहूंगी कि जो डॉक्टर त्रिहान है वेदांता के सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं, वह बहुत लोग उनको जानते भी होंगे, उन्होंने स्पेसिफिकली आपके अपने एक वीडियो में बोला है कि जो पंचकर्मा है, इट इज द ओनली वे कि आप बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हो अपनी बॉडी को हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए। उन्होंने बोला कि पंचकर्मा इज द वेरी बेस्ट सोल्यूशन। उसमें क्योंकि एक बात पूछी गई थी उनसे कि बहुत सारे लोग आजकल हम प्लेटलेट्स इंजेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट एनी सोल्यूशन। जब आप पंचकर्मा करवाते हो, पंचकर्मा में आपकी सेल्स की रिपेयरिंग, हीलिंग एंड रिजुविनेशन होता है, जिसके कारण जो आपकी लाइफ की लॉन्जेविटी है वो बढ़ जाती है। लॉन्जेविटी, एवरीबडी वांट्स टू लिव 100 years। आई वाज आस्किंग यू, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायो हाइकर्स, कई सारी चीज़ें होती हैं, ठंडे पानी आइस बकेट में कूद जाना, ठंडे पानी से मुंह धोना, इंफ्रारेड, रेड लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट थेरेपी, ऑल दीज थेरेपीज। और फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. Okay, तो डॉक्टर साहब, आज का हमारा लास्ट जो मिथ बचता है वो ये है कि सिर्फ मेडिसिन से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। आई थिंक ये क्वेश्चन सबने ऑलरेडी कवर हो भी चुका है, फिर भी अगर आप इसको क्लियर करना चाहें कि क्या मेडिसिन से ही ठीक होता है या कुछ और भी करता है? नहीं, आयुर्वेद में मेडिसिन के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें देखो पंचकर्मा आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ में आपकी डाइट, हम डाइट चेंज करवा देते हैं तो 50% ऑफ द डिसीज वहीं पर खत्म हो जाती है, और पंचकर्मा से आपका टोटली बॉडी का शोधन हो जाता है, जिससे वो बीमारी वापस नहीं आती है। इसी के साथ थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करनी पड़ती है। आई नो दैट इट इज वेरी हार्ड कि आज के टाइम पे हम इतना नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, शाम का खाना सनसेट के बाद में नहीं खाना है, रात को जल्दी सोने से आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है, तो जो हमारे इंटरनल हमारे हार्मोन्स जितने भी होते हैं वो बैलेंस होते हैं। तो सिमिलरली इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे षट चक्र है, जब आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपके षट चक्र बैलेंस होते हैं। मतलब आयुर्वेदा इज नॉट ओनली अबाउट हर्ब्स एंड मेडिसिन, नहीं, आयुर्वेदा पंचकर्मा भी, योगा भी, सब कुछ बीच में आता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जसप्रीत, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और मतलब ऑलमोस्ट मेरे भी सारे मिथ्स जो है वो क्लियर हो गए। अब ना एक और चीज मुझे क्लियर करनी है, जैसे हमारे सभी, आई होप आपका भी एक फैमिली ग्रुप बना होगा व्हाट्सएप पे, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के फोन में व्हाट्सएप में बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स बने होते हैं, तो कई बार ना उन ग्रुप्स में बड़े सारे नुस्खे आते हैं। तो मैंने काफी लोगों से पूछ पाछ के 1-2 क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं, कुछ मेरे भी क्वेश्चंस इसमें ऐड है, तो आप बताना कि वो सही है कि नहीं है। तो जैसे कई बुआ वगैरह बीच में डाल देते कि ये कर लो, मैं भी डालती होती उस ग्रुप में कि आज मुझे ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नुस्खा मिल जाता है, तो ये सही है या नहीं?
जैसे कई बार मिलता है कि सुबह सुबह एक नीम का पत्ता खा लो, दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। नीम अच्छी बात है, नीम की अपनी अलग प्रॉपर्टीज है, बट अगर आप पूरी लाइफ टाइम नहीं बीमार होना चाहते तो उसके लिए अलग अलग हमें चीजें करनी पड़ेगी। मतलब खाली नीम से काम नहीं? खाली नीम से काम नहीं चलेगा। ओके, तो बनाना दूध के साथ लेने से वजन बढ़ेगा, ये तो बहुत सारे लोग बोलते हैं। नहीं, कि आयुर्वेद बनाना शेक में टोटली विरुद्ध आ रहा है। इट इज इनकम्पेटिबल डाइट। हम कभी नहीं बोलते कि आप फल के साथ दूध लो। ओके, मतलब फल के साथ दूध खाना ही नहीं लेना चाहिए। ओके, हर बीमारी का एक ही सोल्यूशन है, हल्दी और गर्म पानी में डाल के पी लो, ये भी काफी लोग बोलते हैं। अच्छी बात है, हल्दी की अपनी प्रॉपर्टीज है हीलिंग की, लेकिन हर बीमारी का सोल्यूशन हल्दी नहीं हो सकता। तो हर बीमारी का सोल्यूशन अलग 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 अलग, तो डॉक्टर से पहले मिलना पड़ेगा। Yes. ओके, इसके अलावा जैसे लोग बोलते हैं ना कि शुगर जो है, अगर आप चीनी बंद कर दोगे तो शुगर ठीक हो जाएगी, तो सच में ऐसा है? ऐसी बात नहीं है, सिर्फ चीनी से कुछ नहीं होगा, बिकॉज चीनी से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमारी गेहूं और राइस में भी होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जिसमें फ्रक्टोज या ग्लूकोज बहुत ज्यादा मिलेगा, तो हमें इन सभी चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, तो मतलब शुगर ठीक करने के लिए सिर्फ चीनी नहीं है, और काफी बहुत सारी छोड़ना चीजें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेंगी। ओके, खाली पेट लहसुन खाने से बीपी नॉर्मल हो जाता है, ये तो मैंने भी खाया है कई बार कि पहले बोला जाता था ना कि खाली पेट लहसुन खाओ, बॉडी में कहीं कोई गांठ नहीं होएगी, बीपी नॉर्मल रहेगा। मैंने काफी टाइम खाया है, तो सही है ये? नहीं, एक्चुअली लहसुन की अलग प्रॉपर्टीज है, बीपी का अलग कंसेप्ट है, ठीक है, क्योंकि बीपी में बहुत सारे तरह की बीपी होता है, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, ये आपको किसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, किसी और ऑर्गन की वजह से हो रहा है, तो लहसुन इज अ गुड बट नॉट फॉर द बीपी। ओके, गिलोय सब ठीक कर देता है, कोरोना भी। गिलोय तो कोरोना के टाइम पे काफी लोगों ने गिलोय काढ़ा पिया है। गिलोय हमारी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है आयुर्वेद की, बट वो हर किसी पे नहीं चलेगी। ओके, मतलब तो गिलोय लेना चाहिए रेगुलर या नहीं? नहीं, रेगुलर नहीं लेना चाहिए। रेगुलर नहीं लेना चाहिए। ओके, दूध में घी मिला के पीने से नींद अच्छी आती है, ऐसा है? नो, बेसिकली इट काम डाउन योर नर्व्स, बट नींद का इससे कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। हाँ जी। ओके, ग्रीन टी पियो और पेट अंदर अपने आप ही चला जाएगा, ऐसा भी है? सिर्फ ग्रीन टी पीने से ही पेट अंदर नहीं जाता, वरना आज सब लोग ही पतले होते हैं। हमें साथ साथ डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा और फिजिकल एक्टिविटीज भी करनी पड़ेगी। इसके लिए तो वो श्रद्धा कपूर की एड भी आती है ना टीवी में, लिप्टन ग्रीन टी। लेकिन देखो, हमने उसको सिर्फ लिप्टन ग्रीन टी में देखा, लेकिन उसके बाद में वो कितना जिम करते हैं, कितनी अपने कैलोरीज को कंट्रोल करते हैं, मतलब वो लोग भूल जाते हैं। ये नहीं बताते। नींबू पानी पीने से लिवर डिटॉक्स हो जाता है। एंड लेमन वाटर वैसे अच्छा है, बिकॉज इट बेसिकली अल्कलाइन प्रॉपर्टी रहती है, अपनी बॉडी को अल्कलाइन करता है, बट आपको अगर डिटॉक्स करवाना है तो वो पंचकर्मा ही आपको डिटॉक्स करेगा। पंचकर्मा के कोई अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बॉडी को डिटॉक्स करती है। जैसे आजकल रील्स में अगर मैं बात करूं, जैसे इंस्टाग्राम पे बड़े से रील्स आते हैं, डिटॉक्स वाटर, तो सही है? डिटॉक्स वाटर जैसे आपने देखा होगा, आचार्य जी भी बोलते हैं डिटॉक्स वाटर। लोग बेसिकली जब भी बोलते, लेकिन वो एक चीज और बोलते हैं, बेसिकली आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है। तो डिटॉक्स वाटर मीन्स आपकी बॉडी को अल्कलाइन करे। जब तक आपकी बॉडी एक अल्कलाइन नेचर में है तब तक आप ठीक हो, लेकिन जैसे वो एसिडिक हो जाएगी तो आपको बीमारियां जो आनी शुरू हो जाएंगी। बट अगर आपको डिटॉक्स करवाना है तो वो पंचकर्मा इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, ये तो बड़ा फनी है कि देसी दारू और हल्दी दोनों मिला के ली जाए तो इसे गठिया का इलाज हो जाता है। इसे गठिया का इलाज नहीं होगा, इस उल्टा आई थिंक हमें अपना इलाज करवाना पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ मिथ। तो आयुर्वेद में गठिया का इलाज है क्या? डेफिनेटली बहुत अच्छा इलाज है। मतलब गठिया ठीक हो जाता है? जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि गठिया तो ठीक ही नहीं होता। तो इट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, बट आयुर्वेद में इसकी अलग से चिकित्सा रहती है, अलग से। जैसे कि हम पंचकर्मा करेंगे, लेकिन इसमें रूक्ष स्नेहल और स्वेदन चलेगा। ज्यादातर लोग क्या ऑयल अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बट इट इज ओनली डिसीज, आपको ऑयल अप्लाई नहीं करना है, वर्जित है, यहाँ पे हम मना करते हैं। Okay, मतलब तो अगर इलाज कराना है तो पहले डॉक्टर से एक बार चेक करना पड़ेगा। डेफिनेटली इट कैन बी रिवर्सिबल। आप खुद की डाइट को कंट्रोल करो, लाइफस्टाइल को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, साथ में पंचकर्मा करवाओ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। Okay. एक और बड़ा अच्छा नुस्खा आता है कि अगर फेस पे ग्लो चाहिए तो डेली बेसन लगाओ। ओके, बेसन लगाना अच्छी बात है, लेकिन अगर फेस पे एक्चुअल ग्लो चाहिए, बिकॉज बॉडी में बाहर तभी कुछ दिखेगा जब आप अंदर से ठीक होते हो। तो अगर आप ग्लो चाहते हो तो आपको पहले अंदर से अपने सारे ऑर्गन्स को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज योर फेस रिफ्लेक्ट्स कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे हैं। सो बेसिकली आपको इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करना पड़ेगा, अंदर से आपकी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका फेस ग्लो करेगा। इसके अलावा आजकल ना ये बड़ा मतलब ये मैं भी रील्स बहुत देखती हूँ, तो मैं बड़े सारे मैंने देखे हैं कि जैसे फेस मास्क लोग बनाते हैं, एक तो अलसी का,
चावल का, तो क्या ये एक्चुअल में काम करते हैं? लोग प्री एंड पोस्ट भी दिखाते हैं, तो बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं कि हमें भी करना है, फेस पे ग्लो लाना है। नहीं देखो, डेफिनेटली ये सारी चीजें काम करती है बिकॉज ये नेचुरल है। हल्दी की अपनी प्रॉपर्टी है, अब अलसी की देखो अपनी प्रॉपर्टी। राइस वाटर बहुत चला था बीच में, मैंने भी यूज की थी। बट द थिंग इज इसके साथ साथ आपने देखो अगर लोग पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, वो बताते भी कभी कभी रील्स में, लाइक ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वो साथ में कोकोनट वाटर बहुत ज्यादा लेते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो ज्यादा खाएंगे कंपैरेटिवली टू कुक्ड फूड, सेमी कुक्ड फूड पे आ जाते हैं वो, और साथ साथ जूसेस बहुत लेते हैं। सिर्फ फेस पैक काम नहीं करेगा, सारी बॉडी को अंदर से डिटॉक्स करना पड़ेगा, वो डिटॉक्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक टेम्पररी सा रिलीफ देगा अगर आप ले भी रहे हो तो। हाँ। अभी जैसे मैंने आपको फेस पैक के बारे में बताया, लेकिन हिम्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम डीआईपी डाइट को यूज करते हैं। डीआईपी डाइट का मतलब होता है बेसिकली हमने गेहूं, चावल, दूध, चीनी, नॉनवेज नहीं खिलाते हैं। इसकी टोटली ऑल्टरनेटिव डाइट होती है जो कि मिलेट्स पे होती है, और साथ में हम कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क और एल्मंड मिल्क देते हैं पेशेंट को, और साथ में हम कुछ चीजें देते हैं जैसे हमारा रेड जूस बहुत फेमस है और हमारा ग्रीन जूस काफी अच्छा है, तो वो हर कोई ले सकता है, और उससे पेशेंट को एक बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है, वो भी इंस्टेंट ग्लो आता है। मतलब डीआईपी डाइट, ये डीआईपी क्या है? मतलब डीआईपी मींस होता है डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। ये टोटल 15 इयर्स ऑफ रिसर्च के ऊपर बेस है, एंड यहाँ पे रिसर्च हुआ था जहाँ पे पता लगा कि जितना हम एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, मींस दूर रहेंगे, उतनी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के सेल्स है वो अच्छे रहते हैं। अगर मैं सेलुलर लेवल तक जाऊं तो सेल्स में बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, जब हम क्योंकि कुक्ड फूड, सेमी कुक्ड फूड हम ज्यादा खा रहे हैं, और उससे क्या है ज्यादातर बॉडी एसिडिक हो जाती है, क्योंकि वो हम फ्राइड करके खा रहे हैं, कोई डीप फ्राई कर रहा है, कोई एयर फ्राई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। बट हमारी बॉडी में जो एक गट फ्लोरा भी होता है, हम अपने बोलते हैं हमारा जो गट है इट इज अ सेकंड ब्रेन। आपका जो गट फ्लोरा ही अगर ठीक नहीं है तो अब कैसे आपकी बॉडी के अंदर वो ग्लो आएगा नेचुरली। तो जो हमारे आभा है, आयुर्वेद में वर्ड यूज करते हैं दैट इज आभा, लस्टर ऑफ योर फेस, वो तभी आएगा जब आपका गट फ्लोरा अच्छा है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक आपका अच्छा है। तो वो कब अच्छा होगा? जब आप नेचुरल चीजें लोगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्योंकि ये अनकुक्ड है, तो डेफिनेटली जब ये चीजें आप लेते हो, एक तो आपकी जो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक हम बात करते हैं वो अच्छा होता है आपका गट फ्लोरा, बिकॉज जो बैक्टीरिया का बेसिकली भोजन है वो उनको अच्छे से मिलता है, गुड बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और इसी के साथ जो हम ये डाइट जब ले रहे होते हैं ना, तो हम इसमें बोलते हैं कि हमें 2 प्लेट सिस्टम लेना है अपने वेट के अकॉर्डिंग। अगर मेरा वेट 60 है तो मैं 600 ग्राम्स में पहले फ्रूट्स खाऊंगी, और 300 ग्राम्स में बाद में सैलेड या रात को सैलेड या फ्रूट्स जो भी खाना है वो खाएंगे। मतलब फ्रूट्स हमेशा पहले खाने चाहिए, फ्रूट्स पहले। और हमारा जो अभी अगर हम फॉलो करते आ रहे हैं, अभी हम क्या करते हैं, खाने के साथ सलाद लेते हैं, एक रोटी खाई फिर सलाद खाया, रोटी खाई फिर सलाद खाया, और फ्रूट्स खाने के बाद खाते हैं। ये सही नहीं है। नहीं, ये सही नहीं है, बिकॉज हमें क्या, जो हमारी बॉडी को वो रिक्वायरमेंट रहती है हमारे, क्योंकि हमें काम करना है, हमें खाना खाना है, लेकिन उसको पचाने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाने को पचाएंगी। अगर आप पहले फ्रूट ले लोगे और अपना सलाद ले लोगे, इससे हम जब आयुर्वेद की बात करें जठर अग्नि की, तो वो दूषित नहीं होती है, वो पहले अपना काम अच्छे से करेगी, बिकॉज उसको वो कंटेंट मिल गया है, वो फ्यूल मिल गया। जठर अग्नि क्या है? जठर अग्नि जो होती है बेसिकली हम कोष्ठ की अग्नि की बात करते हैं। मतलब हमारे में टोटली 11 प्रकार की अग्नि रहती है, ठीक है। 5 भौतिक अग्नि होती है, 7 धातु अग्नि होती है, प्लस 1 जठर अग्नि होती है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो बेसिकली जो हमारा कोष्ठ है, आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, आपने देखा होगा एक ना, मतलब मान लो हम दोनों ने खाना खाया, मैंने मतलब पराठा खा लिया और मेरे को लंच टाइम तक भी भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपको लग जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। इट मींस दैट मेरा जो कोष्ठ है, मेरी अग्नि वो मंथ है, मतलब वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है मेरा स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है। सो बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। अग्नि मींस आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है। तो क्या वो मतलब बंदा ठीक है जिसको बार बार भूख लगती है? कि देखो इतनी बार भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ, जो नॉर्मल हमारा लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर का टाइम है उतनी लगनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा लग रही है तो वो बात का एलिमेंट रहता है, बात एलिमेंट उसमें प्रधान रहता है, तो इतनी बार बार भी भूख नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा कोई मतलब जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मतलब बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद के बारे में, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के मिथ्स क्लियर होंगे, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जिनको ये मिथ्स थे, या आयुर्वेद के लिए आप कुछ उनको इंस्पायर करना चाहेंगे, मतलब बोलना चाहेंगे? तो मैं लास्ट में कहना चाहूंगी जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का मतलब ही होता है इट इज अ लिविंग साइंस, इट इज अ साइंस ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे लाइफ के बारे में हर एक चीज को बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो आयुर्वेद इज नॉट ओनली अबाउट कि मेडिसिन नहीं है, पंचकर्मा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसमें कवर अप करते हैं। एंड जैसे आपका लाइफस्टाइल है, बेसिक आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या का वर्णन है, दिनचर्या का वर्णन है कि आपको दिन में क्या क्या करना है, हमारी जो सीजन चेंज होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द सीजन आपको क्या क्या खाना है, पीना है, उन सब चीजों के बारे में भी बताया गया है।
इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बिकॉज बहुत ही वास्ट टॉपिक है, एक एपिसोड में तो डेफिनेटली कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको किसी को भी डाउट है, स्टिल ना अगर आपको कोई मिथ लग रहा है आयुर्वेद का, तो आप हमें बताओ, सो दैट हम उसको आगे एपिसोड में उसको क्लियर कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आई होप हमारे व्यूअर्स को उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर। थैंक यू सो मच। तो आज हमने जाना कि आयुर्वेद कोई पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि एक जीता जाता विज्ञान है। आयुर्वेद सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करता है। याद रखिएगा, गलतियां और मिथ्स सिर्फ दूरियां बढ़ाती हैं, लेकिन आज हमने आयुर्वेद की सभी मिथ्स को एक साइंटिफिक तरीके से समझा, तो आई थिंक आज आपको आयुर्वेद से जुड़ने में और मदद मिलेगी। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया धीमान और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डॉक्टर और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।